बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर फिफ्थ लेक्चर ऑफ वेब डेवलपमेंट। और आज के लेक्चर में हम सीएसएस प्रॉपर्टीज़ जो मेनली हमने तमाम तकरीबन डिस्कस कर लिए, कुछ हैं जो रह गई हैं और उनको आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जितने एचटीएमएल के टैग्स पढ़े हैं, जितनी हमने सीएसएस प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, उन सबको एज अ होल हम इम्प्लीमेंट करके तो आहिस्ता आहिस्ता चंक्स में सेक्शंस में डिवाइड करके तो अपनी वेबसाइट की एक कंप्लीट वेबसाइट को हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में। और उसके जो आज फर्स्ट सेक्शन जो आज हम क्रिएट करेंगे वो होगी आपकी नेविगेशन बार। तो उससे पहले जो आपके पास सीएसएस प्रॉपर्टीज अभी रह गई हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सीएसएस लिंक्स हैं। लिंक्स क्या आते हैं, हमने देखा था एचटीएमएल में जो आप ए टैग यूज करते हैं या आप एंकर टैग यूज करते हैं जिसमें आप लिंक देते हैं किसी दूसरी वेबसाइट का, किसी दूसरे इमेज का, किसी दूसरे आप कह लें कि कोई भी ऐसी चीज जो उस पेज से आपको कहीं बाहर लेकर जाए, या उसी पेज पे अगर आपने कोई दूसरा सेक्शन बनाया है और आपने उसको कोई आईडी दे दिया, आप उसके वहां पे अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एंकर टैग यूज करते हैं। और एंकर टैग यूज करने के लिए आप उसमें एंकर टैग को जब यूज करें तो उसको आप एचटीएमएल प्लेस करते हैं, और उस एचटीएमएल टैग को जब आप स्टाइल करते हैं तो फिर वो स्टाइलिंग आप करते हैं सीएसएस लिंक्स के थ्रू। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपका एंकर टैग होता है, जब आप उसको टाइप करते हैं, आपने ए टैग इंसर्ट करवा दी, उसके अंदर आपने कुछ भी टेक्स्ट दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो वेबसाइट या ब्राउजर उसको रीड करता है ना, वो उसका कलर ब्लू कर देता है और उसके नीचे एक लाइन शो होती है ब्लू कलर में। उससे आपको पता चलता है कि ये जो चीज़ है, ये टेक्स्ट है, ये क्लिकेबल है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये किसी दूसरे वेबसाइट पे, किसी दूसरे इमेज वगैरह पे मुझे लेकर जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे आज हम देखेंगे सीएसएस लिंक्स में हमने ये चीज़ देखनी है कि उस बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका ब्लू कलर है या जो ब्लू लाइन होती है उसकी, उसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसकी आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका जो कलर ब्लू है उसको आप चेंज, इवन आप उसको अगर कोई स्टाइल नहीं देना चाहते, लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ा था, बट अगर आप उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं देना चाहते, यानी आप चाहते हैं उसके नीचे लाइन ना आए, तो आप उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं। ये सारी सीएसएस लिंक स्टाइलिंग होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें आपके पास यहाँ पे जो सीएसएस लिंक्स हैं इनको आज हम देखेंगे। अच्छा, लिंक्स जो है ना, अब आपके इस लिंक्स में आपने ये देखना है, जो सीएसएस आपको प्रोवाइड करते हैं एक फंक्शनैलिटी, वो ये है कि अब आपने मिसाल के तौर पे एक ऐसा लिंक है आपकी वेबसाइट में जिसको आपने एक दफ़ा विजिट कर लिया है। उसके बाद आप देखते हैं कि जब आप दोबारा उस वेबसाइट पे जाते हैं या वो वेब पेज आप ओपन करते हैं, तो जो लिंक आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया होता है उसका कलर बाकी सबसे डिफरेंट शो हो रहा होता है। तो उसको जो है ना आप विजिटेड के साथ शो करते हैं, यानी कि ये आप कॉलम्स लगा के उसके लिए आप विजिटेड लिखते हैं। अगर आपने सिंपल लिंक को कलर देना है तो उसके लिए आप, अगर आपने सिर्फ लिंक को कलर देना है तो उसके लिए आप ए आगे कॉलन लिंक दे देंगे। ये आपको पता है कि ये हमारे पास ऊपर हमारा जो है ना, ये आपका नीचे डिक्लेरेशन बॉक्स है, यहाँ पे आप अपना वो एंटर करते हैं, आप कह रहे हैं अपना वो टैग या वो आपकी प्रॉपर्टी जिसको आपने आगे सीएसएस स्टाइलिंग देनी होती है, उसके लिए आप जो है ना यहाँ पे ये यहाँ पे आप उसका नेम एंटर कर देते हैं, उसका पैरामीटर जो होता है उसको आप यहाँ पे असाइन करते हैं। देन उसके बाद अगर आपने उसके ऊपर होवर प्रॉपर्टी होती है कि जब आप मिसाल के तौर पे एक किसी लिंक के ऊपर आप माउस लेकर जा रहे हैं और उसका कलर चेंज हो जाए उसके ऊपर से, और उसका फॉन्ट इंक्रीज हो जाए, वो फॉन्ट उस पर डिक्रीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो चीज़ जो होती है वो प्रॉपर्टी आप होवर के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं। होवर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको आप सिर्फ लिंक के लिए नहीं, या ये जो है आप कह लें एक्टिव जो लिंक है, या इसमें आपके पास बेसिकली देखें यहाँ पे चार चीज़ें लिखी हुई है ना सीएसएस लिंक्स में। लिंक है, आपके पास विजिटेड है, देन आपके पास होवर है, और उसके बाद आपके पास एक्टिव है। तो एक्टिव और होवर जो होता है इसको आप स्पेसिफिक लिंक के लिए नहीं होता, इसको अगर आप किसी दूसरे पी के लिए, पी टैग के लिए, किसी एच टैग के लिए अगर आप डिफाइन करवाना चाहें तो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ होवर की बात करें तो इसको आप तकरीबन हर टैग के लिए ही डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी डिक्लेरेशन में कुछ चीज़ों को ख्याल रखना है, वो ये है कि अगर आपने व्हेन स्टाइलिंग द स्टाइल, व्हेन सेटिंग द स्टाइल फॉर सेवरल लिंक स्टेट्स देयर आर सम ऑर्डर रूल्स। अच्छा, अब ये आपके पास तमाम लिंक स्टेट्स हैं, यानी आपका एक लिंक अगर विजिट आपने उसको कर लिया है तो वो किस तरह से शो होना चाहिए, वो आप विजिटेड से डिस्प्ले करवाएंगे। अगर आपने उसके ऊपर होवर किया या आप उसके माउस लेकर जाएं तो क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो आप होवर से डिस्प्ले, होवर में डिक्लेयर करवा देंगे। और उसके बाद अगर आपने उस लिंक पे
उस जिस लिंक का वो स्पेसिफिक जिस पेज का वो लिंक है, जब आप उस पेज पे मौजूद हैं तो उस लिंक का फिर कलर क्या होना चाहिए, उसको आप एक्टिव से जो है वो शो करा देंगे या रिप्रेजेंट करा देंगे। अब ये आपके पास डिफरेंट जो है लिंक स्टेट्स हैं। अब आपने इनको फॉर एग्जांपल एक ही दफा में डिक्लेयर करवाना है, अलग अलग नहीं करवाना, तो फिर उसके लिए आपके पास कुछ ऑर्डर रूल्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपने ये देखने के जो आपका होवर है वो हमेशा लिंक और विजिटेड के बाद आना चाहिए, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए होवर को आप सबसे ऊपर डिक्लेयर करवा दें और उसके बाद आप अपना लिंक और विजिटेड वाला स्टेट जो है उसको डिक्लेयर करवाएं। नहीं, पहले आपने लिंक को डिक्लेयर करवाना है, उसके बाद आपने अपना विजिटेड स्टेट डिक्लेयर करवाना है, उसके बाद आपने अपना होवर स्टेट डिक्लेयर करवाना है, और लास्ट पे आपने जो है ना अपना एक्टिव स्टेट डिक्लेयर करवानी, क्योंकि जो एक्टिव है उसको हमेशा होवर के बाद आना चाहिए और होवर जो है उसको हमेशा विजिटेड और लिंक के बाद आना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास सीएसएस लिस्ट है। लिस्ट हमने देखी थी एचटीएमएल में, आपके पास हमने बात की थी दो तरह की लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी वो होती है जिसके साथ नंबरिंग नहीं होती, या जिसके साथ आपके पास कोई नंबर शो नहीं होता, बुलेट्स होते हैं या कोई और अगर आप स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाहें, अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है। और ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी वो होती है जो नंबर्ड लिस्ट होती है जिसके साथ आपके पास नंबर शो होते हैं, उसको आप जो है ना ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। इन दोनों लिस्ट के अंदर आपने एल आई टैग डिक्लेयर कराना होता है। एल आई टैग के अंदर आप फिर अपना आइटम जो है उसको लिखते हैं। एल आई क्या होता है, लिस्ट आइटम होता है। लिस्ट आइटम आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी लिखते हैं और ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लिखते हैं, इट इज सेम फॉर बोथ। अच्छा, अब जब आपने इसको स्टाइल करना है, एक बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल है किसी भी चीज का, किसी भी टैग का, जो ब्राउजर उसको रीड कर देगा, उसको अगर आपने चेंज करना है, या आप अपनी लिस्ट का जो डिस्प्ले है उसका जो बिहेवियर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है, इसमें आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स दे सकते हैं अपनी लिस्ट को, लिस्ट आइटम्स को। फिर आप उसके जो स्टाइलिंग टाइप है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसके साथ बुलेट्स नहीं, स्क्वायर बुलेट्स, सॉरी सर्कल बुलेट्स ना शो हो, स्क्वायर बुलेट्स शो हो, तो उसके लिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। नंबर लिस्ट के लिए इसी तरह से आप अपने नंबर पैटर्न चेंज कर सकते हैं। फिर आप अगर अपने बुलेट की जगह कोई इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप उसको लिस्ट स्टाइल इमेज के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर लिस्ट स्टाइल पोजीशन प्रॉपर्टी जो होती है, स्पेसिफाई द पोजीशन, यानी ये बताती है कि आपने एक लिस्ट जो है डिक्लेयर जब करवा दी है तो उसके अंदर आपके बुलेट्स शो होने चाहिए, उसके बाहर शो होने चाहिए, वो आप लिस्ट स्टाइल पोजीशन से डिक्लेयर करवाते हैं। देन यू हैव लिस्ट स्टाइल टाइप है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लिस्ट का कोई स्टाइल ना हो, मतलब कि उसमें कोई बुलेट्स कोई नंबर शो ना हो, तो उसके लिए आप उसको लिस्ट स्टाइल टाइप को आप सीधा नन कर दें, तो उसके साथ कोई स्टाइलिंग शो नहीं होगी। ये कुछ आप कर सकते हैं सीएसएस लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद लिस्ट की जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने एक जो प्रॉपर्टीज दे दी हैं, वेदर इट इज फॉर टेक्स्ट स्टाइलिंग, वेदर इट इज फॉर बॉर्डर, या लास्ट लेक्चर में हमने काफी जो है ना शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी भी। इस शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि आपने लंबा जो 3-4 लाइनों का कोड था या 3-4 लाइनों की जो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज थी सीएसएस में, उनको आपने एक ही लाइन में अगर डिक्लेयर करवाना हो तो वो आप किस तरह से करवाते हैं उसको आप डिस्कस करते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, और जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है इसमें आपने मतलब एक ही गो में आप तमाम प्रॉपर्टी सेट करवा देते हैं अपना जो भी कोई आपका डिजायर्ड टैग है, एलिमेंट है, उसके लिए। तो यहाँ पे अब आप देखें कि लिस्ट के लिए आप किस तरह से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाते हैं। आपने सिंपली लिस्ट स्टाइल लिखना होता है, ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप यूएल लिखेंगे, उसके बाद लिस्ट स्टाइल, और उसके बाद आपने अंदर स्क्वायर इनसाइड। ठीक है, ये स्क्वायर जो है ये आपका स्टाइल आ गया है। ये आपने इनसाइड पोजीशन डिक्लेयर करवा दी, और ये यूआरएल में आपने लिस्ट स्टाइल इमेज दे दिया, यानी कि आप क्या अपने अगर मिसाल के तौर पे इससे क्या होगा, यहाँ पे देखें अब आपने स्क्वायर डिक्लेयर करवाया, तो यानी आप ये चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का जो स्टाइल है बुलेट स्टाइल अनऑर्डर्ड, सॉरी जो आपकी लिस्ट है उसका जो स्टाइल है वो क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके साथ डेफिनेटली बुलेट्स होंगे। बुलेट्स होंगे वो स्क्वायर फॉर्म में, और स्क्वायर फॉर्म में उस स्क्वायर के अंदर जो आपने इमेज फिल करवाना है उसका आपने यहाँ पे जो है ये आपने यहाँ पे ये लिंक दे दिया यूआरएल के अंदर। ठीक है, सिंपल। ये जिस तरह से हमने पीछे डिस्कस किया था कि आप बैकग्राउंड इमेजेस किस तरह से असाइन करते हैं, ये उसी तरह से यहाँ पे आपने यूआरएल के अंदर जो है वो लिंक दे दिया, तो आप इस तरह से अपना इमेज जो आपका स्पेसिफिक इमेज है जो आप अपनी लिस्ट के बुलेट्स को देना चाहते हैं वो आप इस तरह से दे सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में। देन यू हैव
स्टाइलिंग लिस्ट विद कलर्स, अगर आपने अपनी लिस्ट पूरी लिस्ट को कलर्स के साथ स्टाइल करना है तो उसके लिए क्या एग्जांपल है कि ये देखें, ये ओएल आपकी ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने अपनी ऑर्डर लिस्ट का जो बैकग्राउंड है वो ये दे दिया, पैडिंग आपने उसकी ये कर दी, ठीक हो गया। फिर ऑर्डर लिस्ट के जो एल आई है, अच्छा अब इसमें एक चीज है जो हमने सिंपल अप्रोच डिस्कस की थी कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि जैसे अगर आपने हमने एक अभी बात मैंने की है कि जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है, दोनों के अंदर एक टैग रिपीट होता है, वो है एल आई का टैग, यानी कि लिस्ट आइटम, जब तक आप एल आई का टैग यूज करते हैं नहीं है तब तक आप अपनी लिस्ट को कोई भी आइटम तो असाइन नहीं कर सकते। तो जो ओ एल है या यू ओ एल है, ठीक है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट, दोनों के अंदर एल आई तो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस जगह पे आपने जहाँ पे इसका स्टाइल डिक्लेयर करवाना है वहां पे आप सिर्फ एल आई लिख देते हैं, तो इससे ये होगा कि आपके उस वेब पेज पे या उस सी एस एस डॉक्यूमेंट को आपने जितने वेब पेजेस के साथ आके लिंक किया होगा उनमें जितनी लिस्ट होंगी उन सब के ऊपर ये इस स्टाइल को रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि ये आपकी जो स्पेसिफिक ऑर्डर लिस्ट है उसके लिस्ट आइटम्स पे इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए पहले आप ओ एल लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि जो आपकी ऑर्डर लिस्ट थी जिसके लिए आपने पहले ये स्टाइल दिया, उस लिस्ट के जो फिर लिस्ट आइटम्स हैं उनके लिए आपने यहाँ पे ये नीचे जो भी आपने प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करवानी थी वो आपने यहाँ पे नीचे डिक्लेयर करवा दी। देन यू हैव सीएसएस टेबल। देखिए टेबल हमने बात की थी वही एचटीएमएल टेबल है जिसको हमने मेरा ख्याल है बिल्कुल सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आप जब अपना सीएसएस टेबल बना लेते हैं तो उस टेबल को फिर आपने फर्दर डिजाइन किस तरह से करना होता है वो आप सीएसएस टेबल प्रॉपर्टीज के थ्रू डिजाइन करते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल बॉर्डर्स असाइन कर सकते हैं अपने टेबल को। बॉर्डर्स तो डेफिनेटली आपके टेबल के होते हैं, अब उन बॉर्डर्स को आपने डिजाइन किस तरह से करना है, स्टाइल किस तरह से करना है, वो आप सीएसएस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कर सकते हैं। फिर आपने बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी, अच्छा बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी जो है ये क्या करती है कि आपके जो बॉर्डर के अंदर लाइंस आती सॉरी टेबल के जो अंदर लाइंस होती हैं जिसको आप अपनी कॉलम लाइंस या रो की जो लाइंस होती हैं उन तमाम को कोलैप्स करके तो सिंपल एक बॉर्डर का जो यानी टेबल का जो बॉर्डर है साइड पे उसकी फोर साइड्स पे सिर्फ उसको डिस्प्ले करवाते हैं और बाकी जो उसकी इनर लाइंस होती हैं उन सबको कोलैप्स करवा देता है। देन यू हैव टेबल की हाइट और विड्थ। टेबल की जो एक स्पेसिफिक टेबल की हाइट और विड्थ होती है उसको आप किस तरह से डिक्लेयर करवाते हैं, विड्थ और हाइट के थ्रू। लेकिन उसके लिए आपने जहाँ पे एक्सटर्नली आपने जो एलिमेंट अपना लिखना है उस वो एलिमेंट आपका होता है उस टेबल, यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल टेबल लिख सकते हैं या आप टेबल की क्लास लिख सकते हैं, या आपने जो है ना अगर कोई मिसाल के तौर पे आपने दे दी है, आप इसमें कह सकते हैं अगर आपने कोई आईडी असाइन कर दिया अपने टेबल को तो उस टेबल की आप यहाँ पे आईडी असाइन लिख सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हैश यूज करते हुए और आगे उस आईडी का नाम लिखे तो आप उस आईडी को भी यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट और आगे क्लास नेम लिख के भी यहाँ क्लास का नेम लिख के भी डिक्लेयर करा सकते हैं और सिंपल आप टेबल लिख के भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे आपने ये लिख दिया, उसके बाद आपने ये कुछ लिखने के बाद फिर क्या होगा कि आप उसकी यहाँ पे विड्थ डिक्लेयर करवा सकते हैं, यहाँ पे आप हाइट भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। अच्छा अब ये जो टेबल के अंदर आप हाइट डिक्लेयर करवाएंगे या विड्थ डिक्लेयर करवाएंगे ये कंप्लीट टेबल की विड्थ होगी या हाइट होगी, ठीक है। लेकिन अब नीचे आप आ जाए तो टी एच की हाइट जो है वो उसने 70 px लिखी है, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका टेबल का हेडर है, ठीक है, जिसमें ऊपर आपने मिसाल के तौर पे नेम या डेट ऑफ बर्थ ऊपर हेडर जो आ रहा होता है और फिर नीचे आपका टेबल का डाटा होता है, ठीक है। तो जो आपका ऊपर टेबल का हेडर होता है उस हेडर की हाइट आपकी 70 पिक्सल्स हो जाएगी और एज अ होल आपकी जो टेबल की विड्थ है वो 100% यानी कि जितना स्क्रीन साइज होगा जितना ब्राउजर का स्क्रीन साइज है उतना उसको आपके टेबल की जो है विड्थ वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे, मैं एक चीज आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे 50 px लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट 50 px है या 50 पिक्सल्स है, ये 50 पिक्सल्स सिर्फ उस टेबल की हाइट होगी जो कंप्लीट एज अ होल आपने टेबल डिक्लेयर करवाने हैं, ठीक है। ये किसी एक एलिमेंट की नहीं होगी, किसी एक रो की, किसी एक कॉलम की नहीं होगी, ये उस पूरे टेबल की होगी जो आपने डिक्लेयर करवाने। क्यों? क्योंकि ये आपने जो ये इस प्रॉपर्टी को जहाँ पे आपने यूज किया ये आपने टेबल के अंदर जो है ना आपने इसको मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर टी एच के अंदर लिखेंगे, आप टी आर के अंदर लिखें, यानी आप स्पेसिफिक रो को इतनी हाइट देना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ उस रो पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब आप हाइट की बात करें टेबल के अंदर आप लिख रहे हैं तो फिर आपके पूरे टेबल की जो हाइट है वो इससे डिफाइन हो जाती है। उसके बाद है आपके पास टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है। अगर आप अपने
टेबल को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, इसके लिए सिंपली हमने टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे टेक्स्ट अलाइनमेंट में, जब हमने CSS प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फॉर टेक्स्ट, तो उसमें हमने एक टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसको हमने देखा था कि हम टेक्स्ट अलाइन को सेंटर लेफ्ट राइट वैल्यू दे सकते हैं। तो वो सेम वैल्यूज जो है या सेम प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप अपने टेबल को भी जो है ना स्टाइल कर सकते हैं, आप उसको अलाइन करवा सकते हैं जहां पे भी आपने उसको अलाइन करवाना है, आइदर इट इज लेफ्ट राइट या सेंटर में। ठीक है, उसके बाद आपके पास CSS डिस्प्ले है। CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि आप ये आपके लेआउट को कंट्रोल करती है। आपने अपने किस तरह से जो है ना, आप जो एलिमेंट्स आपने इंसर्ट करवाए हैं, अपने टैग्स जो आपने यूज किए हैं, अब वो आपके वेब पेज पे किस तरह से डिस्प्ले होंगे, उन सबको आप जो है ना कह लें कि आप उसका जो बिहेवियर है वो आप असाइन करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, डिस्प्ले को अब हम आज इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज हैं, लेकिन उन सबको मैं यहाँ पे मैंने नहीं किया। उनको जब हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगी तो हम उनको वहां पे देखेंगे। उसके बाद अच्छा, एक चीज हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपका जो भी कोई डिस्प्ले होता है, कोई भी डिव है आपकी या कोई भी एक पैराग्राफ है, कोई भी टैग है, वो बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक में डिस्प्ले होता है। ब्लॉक क्या होता है कि वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, वो पूरी स्क्रीन की जो विड्थ होती है वो पूरी विड्थ लेता है, और हाइट उसकी उसके अंदर जो कंटेंट है या जो चीजें आपने उसके अंदर डाली हैं उसके हिसाब से उसकी हाइट जो है वो डिफाइन होती है, या वो अपनी हाइट को उस तरह से लेता है। अगर मिसाल के तौर पे कोई एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के अंदर अगर 10 लाइन्स हैं, ठीक है, कंप्लीट स्क्रीन जितनी है उसके हिसाब से 10 लाइन्स बनती है तो उतनी उसकी हाइट होगी। लेकिन अगर किसी पैराग्राफ के अंदर सिर्फ 5 लाइन्स है तो उसकी हाइट उसके हिसाब से होगी, लेकिन विड्थ उनकी हमेशा पूरी स्क्रीन साइज के हिसाब से होती है और वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। इसको आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। फिर एक आपका होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट में आपने ब्लॉक लाइन एलिमेंट की आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपके पास हेडिंग टैग्स हैं, पी टैग है, फिर आपका डिव टैग है, ये सारे आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। लेकिन फिर आपके पास आते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है कि ये कभी भी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, जो आपकी प्रीवियस एक लाइन चल रही होती है उसके अंदर ही ये स्टार्ट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके पास स्पैन टैग जो है। स्पैन टैग हमने डिस्कस किया था कि स्पैन टैग आपने बहुत इनिशियली हमने बात की थी स्पैन टैग की। एक पी टैग है आपके पास, उस पी टैग के अंदर आप एक स्पेसिफिक टैग को कुछ या कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट है उसको आप कुछ अलग स्टाइल करना चाह रहे हैं, कुछ अलग से आप उसको फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज देना चाह रहे हैं, तो आप स्पैन टैग के थ्रू करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पैन टैग वो होता क्या है कि डिस्प्ले वो उसी लाइन के अंदर होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है या उसका डिस्प्ले वगैरह वो चेंज हो जाता है। उसके अलावा जो आपका ए टैग है या आपका इमेज टैग है वो भी सारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं आपके पास। और आपने किसी एलिमेंट को अगर हाइड करना है तो उसके लिए आप उसका डिस्प्ले सिंपली नन नन कर दें, या आप उसकी विजिबिलिटी जो है वो उसको हिडन कर दें, तो उससे आपका एलिमेंट जिसके लिए भी आप ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवा रहे हैं वो आपके वेब पेज से हाइड हो जाता है। उसके बाद है आपके पास इनलाइन ब्लॉक है और सिंपल इनलाइन है आपके पास। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक जो होता है आपके पास, अब हमने बात की, मैंने आपको ब्लॉक और इनलाइन का पहले बताया, ठीक है। तो अब जो आपका ब्लॉक है वो हमने देखा कि वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब तक आपने अगर इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले करवा रहे हैं आप, या आप ये चाहते हैं कि आपका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक की फॉर्म में हो, तो उसके लिए आपके जो एलिमेंट्स हैं उस जिसके ऊपर आप इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करवाएं उसकी हमेशा विड्थ और हाइट डिफाइंड होनी चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो आपका देखें, मैंने ऊपर अभी पहले आपको बताया कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट हमेशा 100% उसकी हाइट होती है और विड्थ वो अपने कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो जब अब उसकी 100% हाइट है और दो एलिमेंट्स हैं, अब मिसाल के तौर पर अगर आपने दो एलिमेंट्स को साइड बाय साइड डिस्प्ले करवाएं तो उसके लिए आप इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिस्प्ले में, या वैल्यू जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आप इनलाइन ब्लॉक की वैल्यू जो है वो इंसर्ट कराते हैं या वहां पे आप उसको डिक्लेयर कराते हैं। अब जब आपने दो चीजों को साइड बाय साइड डिक्लेयर करवाएं, दोनों की लेंथ 100% हो, तो वो कहाँ साइड बाय साइड आएंगी? वो तो नहीं आ सकती। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उन दोनों की जो विड्थ है उसको आप मैनुअली पहले असाइन करें। जब आप उसकी विड्थ को मैनुअली असाइन कर लेते हैं उसके बाद फिर आप इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे, तो उससे ये होगा कि वो दोनों आपके पास साइड बाय साइड डिस्प्ले हो जाएंगे। इनलाइन जो आपके पास सिंपल प्रॉपर्टी है वो क्या करती है कि वो आपका जो प्रीवियस एक लाइन आ रही है उसके अंदर ही आपके एलिमेंट को डिस्प्ले करवा देती है, ठीक है। और इसमें आपके पास मार्जिन और पैडिंग्स जो है ना वो उसका कोई ना वो ख्याल रखते ना उसका जो है ना उसको
आप असाइन करा सकते हैं सिंपल अगर आप इनलाइन डिस्प्ले की बात करें। लेकिन जो डिस्प्ले इनलाइन अगर आपका इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले है तो उसमें जो आपके मार्जिन हैं, आप अगर आपने कोई पैडिंग असाइन की हुई है, कोई आप अगर आपने वैल्यूज डिक्लेयर करवाई है, तो वो उसके हिसाब से फिर इनलाइन एडजस्टमेंट जो है उस स्पेसिफिक आइटम के लिए, एलिमेंट के लिए उसको वो कंपेयर आपके ऑब्जर्व करते हैं या उस पर इम्प्लीमेंट करता है। देन यू हैव CSS ओपेसिटी। ओपेसिटी आपके सिंपल क्या करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है जिससे आप ट्रांसपेरेंसी बता सकते हैं अपने एलिमेंट की। मिसाल के तौर पे आपकी एक डिव है या कोई अगर आपने कोई एलिमेंट डिक्लेयर करवाया है, कोई कुछ भी अगर आपने डिक्लेयर करवाया और चाहते हैं आप कि उसकी ओपेसिटी डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं आप उसकी और ओपेसिटी सिंपल आप उसके प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसको आप 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इट कुड बी 0.1, 0.2 अप टू 0.9। और जब आप 1 दे देते हैं तो फिर वो बिल्कुल ओपेक हो जाता है, यानी वो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो पूरी तरह से वो वैल्यू या वो चीज़ जो भी है वो पूरी तरह विजिबल हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको 0.8, 0.7 और बैक टू 0.1 और अगर आप उसको ये वैल्यूज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ वो वैल्यू आपकी या वो चीज जो है आपका एलिमेंट डिस्प्ले होगा। और अगर आप उसको 0 दे देते हैं तो फिर वो आपका बिल्कुल डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक हो गया, ओपेसिटी की ये बात थी। देन यू हैव नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार को आज हमने, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज हम नेविगेशन बार जो है उसको स्टार्ट करेंगे और हम आज अपनी नेविगेशन बार जो है उसको बनाएंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि नेविगेशन बार की जो बेस होती है, ये हमेशा, हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी कि CSS के साथ आप हमेशा अपने एलिमेंट्स को, अपने टैग्स को सिर्फ स्टाइल कर सकते हैं। आप CSS के साथ कोई चीज बना नहीं सकते। हमेशा जो बेस होती है वो आप HTML टैग्स के साथ ही देते हैं। उसके बाद उस बेस को फिर आपने जब स्टाइल करना होता है, उस बेस को आपने डिफरेंट आप कह लें कि आपने उसको कस्टमाइज करना होता है, आपने उसको आई कैचिंग बनाना होता है या आपने उसमें कलर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए फिर आप CSS प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। लेकिन CSS के साथ आप एक चीज को पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये काम आपने HTML के साथ करना होता है, फिर आप उसको फर्दर स्टाइल करते हैं यूजिंग CSS। तो यहाँ पे अब मैंने एक सिंपल सा कोड आपके सामने मेंशन किया हुआ है। ये जो एक बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट है आपके पास। ठीक है, उस ये UL है, ये यहाँ से UL टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, बीच में आपके पास LI टैग्स हैं। उन LI टैग्स के अंदर आपने A टैग को यूज किया हुआ है और यहाँ पे आपने जो है ये अपने एलिमेंट्स वो डिक्लेयर करवा दिए जो आप चाहते हैं कि आपकी नेविगेशन बार पे शो हो। ठीक हो गया, ये सिंपल आपका HTML की बेस आ गई नेविगेशन के लिए। उसके बाद जो आपने इसके ऊपर CSS कोड इम्प्लीमेंट किया वो ये कोड है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपने उस अनऑर्डर लिस्ट को आप अब यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया है आज ही के, अगर आप चाहते हैं आपकी इस लिस्ट के साथ कोई भी बुलेट शो ना हो या वो बुलेट के बगैर हो या नंबर्स के बगैर शो हो, तो आप उसकी लिस्ट का लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो सिंपली आप उसको नन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप जैसे कि आप बना रहे हैं एक वेबसाइट के लिए, आप नेविगेशन बार बना रहे हैं, तो आप उसके साथ बुलेट्स तो शो नहीं करवाएंगे, तो आप उसकी उसका लिस्ट स्टाइल जो है, लिस्ट स्टाइल टाइप आप उसकी नन कर देंगे, मार्जिन और पैडिंग आप उसकी 0 कर दें। अगर आप उसको नहीं देना चाहते तो भी आपकी अपनी मर्जी है, देना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। तो ये सिंपल छोटा सा, ये मैंने आपको एक सिर्फ यूं कह लें कि एक हेल्प के तौर पे ये कोड मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। बेसिकली काम हम खुद करके देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिया है कि अगर आप बाद में कोशिश करते हैं नेविगेशन बार बनाने की, तो आप इस कोड को देखते हुए या इस छोटे से स्निपेट को यूज करते हुए आप उससे हेल्प ले सकें और आप कुछ आइडिया हो जाए कि अब आपने इसमें अगर कुछ खुद से ऐड करना भी है तो वो आपने किस तरह से करना है। देन अगर आपने एक्टिव, ठीक है, अच्छा एक बात हमने पीछे भी डिस्कस की थी, अब ऊपर हमने लिंक्स, CSS लिंक्स की जब बात की थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि एक एक्टिव स्टेट होता है, यानी कि जिस लिंक पे आप इस वक्त मौजूद हैं तो उस लिंक का कलर जो है वो क्या होना चाहिए। ये तो लिंक स्टेट की बात थी। लेकिन अगर आप अपने नेविगेशन बार में जहाँ वहां पे भी आप एंकर टैग तो देते हैं ना, उसके बाद ही आप उस एंकर टैग पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट वेब पेज का लिंक आप देंगे तो ही वो दूसरे वेब पेज पर जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जिस वेब पेज पे या जिस वेब पेज पे आप अभी हैं और उसको आपने एक्टिव डिक्लेयर करवा दिया, तो उससे क्या होगा कि उसका आप सिंपली क्लास नेम एक्टिव दे दें। ठीक है, जिस वेब पेज पे आप मौजूद हैं जहाँ पे आपने LI के अंदर उसका एंकर टैग डिक्लेयर करवाया, वहां पे आप उसका क्लास नेम एक्टिव दे दें। और उससे क्या करें, आपके एक्टिव को जब आपने CSS में डिक्लेयर करवाया तो आप उसका बैकग्राउंड कलर और कलर ये असाइन कर दें। उससे ये होगा कि जब आप उस वेब पेज पे इटसेल्फ मौजूद होंगे
तो वो आपको नेविगेशन बार में उस एक स्पेसिफिक वेब पेज के लिए जो टैग होगा या टेक्स्ट होगा वो कलर्ड होगा या उसका कुछ बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त आप इसमें तमाम वेब पेजेस में से किस वेब पेज पे मौजूद है। ठीक है, आज के लिए इतना सही था। ये देखने में बहुत थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं।